हेलो दोस्तों, 10 मिनट एंड वन कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर जो हमें नेचर से ऑब्टेन होती है वो रबर, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, नेचुरल रबर जो ऑब्टेन होती है उसको ऑब्टेन करने के लिए एक ट्री होता है, एक पेड़ होता है। और इस पेड़ का नाम होता है हेविया ब्रासिलियेंसिस। क्या नाम है दोस्तों? इस पेड़ का नाम है हेविया ब्रासिलियेंसिस। ये रबर ट्री कहलाता है, इसका दूसरा नाम है रबर ट्री। तो इस पेड़ से ऑब्टेन की जाती है रबर। कैसे की जाती है? जब हमें रबर ऑब्टेन करनी हो तो इस पेड़ पर एक कट लगाते हैं। जब कट लगाते हैं तो आपने देखा होगा कई पेड़ों में से निकलता है वाइट दूध जैसा एक सब्सटेंस निकलता है, जिसको इकट्ठा करने के लिए हम कोई कंटेनर यहाँ पर लगा देते हैं। तो पेड़ में हमने कट लगाया, उस कट में से ये वाइट जो आपका सब्सटेंस है वो निकल रहा है। इसका नाम होता है लेटेक्स, या हिंदी में इसको कहते हैं रबर क्षीर। इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? इसको बोलते हैं रबर क्षीर। ये लेटेक्स निकलता है, ओवरनाइट इसको छोड़ देते हैं, इकट्ठा होता रहता है, लेटेक्स इसके अंदर भर जाता है। जब लेटेक्स इसके अंदर भर गया तो भरने के बाद इस लेटेक्स को अपन उस जगह ले आते हैं जहाँ पर हम रबर का प्रोडक्शन करने वाले हैं। यहाँ पर ये लेटेक्स आपने इकट्ठा कर लिया। ये जो लेटेक्स होता है इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 30 to 60% रबर। इतना रबर इसके अंदर होता है। रबर जो है ये दोस्तों कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सिस्टम है, और इस कोलाइडल सिस्टम में नेचुरल रबर के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटेक्टिव कोलाइड का काम करते हैं। अब उन प्रोटीन्स को डिसोसिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका कोएगुलेशन कराने के लिए सबसे पहले इसको डाइल्यूट करते हैं, और डाइल्यूट करने के लिए इसमें ऐड किया जाता है क्या? पानी। पेड़ से काटा, लेटेक्स ऑब्टेन किया, अब उसमें पानी मिलाया, और इतना पानी मिला देते हैं उसके अंदर that amount of rubber remains nearly 10 to 20%, 10, 15, 20% इतना रबर बचे। इसका मतलब दुगने से थोड़ा ज़्यादा उसको अपन डाइल्यूट कर देते हैं। अब वो डाइल्यूट जब कर दिया गया तो उसके अंदर जो प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है, प्रोटीन, वो डिसोसिएट करने के लिए, इसका कोएगुलेशन कराने के लिए इस डाइल्यूटेड लेटेक्स में फिर मिलाया जाता है 1% CH3COOH एसिटिक एसिड। इसमें 1% एसिटिक एसिड मिक्स करते हैं तो जो रबर है उस रबर का कोएगुलेशन हो जाता है। कोएगुलेशन का मतलब इकट्ठी हो जाती है रबर जगह जगह, और ये लगभग ऐसा होता है जैसा आपका दूध भरा हुआ है किसी बर्तन के अंदर, उस दूध में आप नींबू निचोड़ देते हैं, क्या होता है? दूध फट जाता है। उसमें दो फेजेस हैं, वो दोनों फेजेस सेपरेट हो जाती हैं, एक तो वो पनीर बन जाता है और दूसरा पानी बचता है। यही स्थिति इस डाइल्यूटेड लेटेक्स की होती है। इसमें आपने 1% एसिटिक एसिड डाला तो रबर जितना है उसका कोएगुलेशन हो जाएगा, इकट्ठी हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी उसकी, एंड आफ्टर क्लम्पिंग इस रबर को यहाँ से सेपरेट कर लिया जाता है। ये रबर आपने ऑब्टेन कर ली। अब ये कहलाती है कच्ची रबर। इसको कहा जाता है क्रैप रबर। ये ऑब्टेन होती है पहले। सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको बताया। एक प्लांट है, कट लगाया, लेटेक्स ऑब्टेन किया जिसमें इतना रबर था, आपने उसको डाइल्यूट किया इतना रबर होने तक। इसके बाद आपने इसमें 1% एसिटिक एसिड मिलाया तो इसकी क्लम्पिंग हो गई, कोएगुलेशन हो गया, एंड आफ्टर कोएगुलेशन यू ऑब्टेन क्रैप रबर। ये पहला प्रोडक्ट है दोस्तों। ये जो क्रैप रबर होती है इसकी इलास्टिसिटी बहुत कम है, ये आपके चिपचिपी होती है, बहुत खराब क्वालिटी की होती है। तो इस क्रैप रबर का यूज जो है वो लिमिटेड है। जो अपन रबर का प्रैक्टिकल यूज कहाँ करते हैं? सबसे ज़्यादा यूज कहाँ है? सबसे ज़्यादा यूज तो व्हीकल इंडस्ट्री में, टायर्स वगैरह बनते हैं, या फिर और भी बहुत सारे रबर के प्रोडक्ट आपको बनाने होते हैं। तो इस क्रैप रबर की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए इस क्रैप रबर को हीट किया जाता है सल्फर के साथ। 1839 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गुडियर। गुडियर कंपनी के टायर आते हैं,
गुडियर थे एक साइंटिस्ट 1839 में, उन्होंने सबसे पहले इस प्रोसेस को करा करके देखा। उन्होंने क्रैप रबर को सल्फर के साथ हीट किया। इन दैट केस द रबर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड वल्केनाइज्ड रबर। इस प्रोसेस से जो रबर मिलती है उसको क्या कहते हैं? वल्केनाइज्ड रबर कहते हैं। दोस्तों, सल्फर के साथ हीट करने पर वल्केनाइज्ड रबर ऑब्टेन होती है। इस रबर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है और ये मजबूत हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इसकी इस वल्केनाइज्ड रबर को बनाने के दौरान। अब ये रबर आपको किस पर्पज से चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सल्फर मिक्स करते हैं। अगर आपको ये रबर आपके जैसे जूते वगैरह बनाने के उन तरह की चीज़ों के लिए चाहिए, रबर के सोल्स वगैरह बनाने के लिए, तो आप इसमें सल्फर काफ़ी कम अमाउंट में लेते हो। अगर आपको टायर बनाना है, जैसे टायर बनाने के लिए इसमें 5-7% के करीब सल्फर लिया जाता है। और इसी रबर से बैटरी केस भी बनते हैं। उन बैटरी केसेस को बनाने के लिए जो रबर के अंदर सल्फर का अमाउंट रखा जाता है वो नियरली 30% रखा जाता है ड्यूरिंग वल्केनाइजेशन। तो वल्केनाइजेशन के प्रोसेस में आपको रबर किस पर्पज से यूज करना है उसके अकॉर्डिंग आप सल्फर यूज करते हैं। ये प्रोसेस हुआ नेचुरल रबर के ऑब्टेन करने से लेकर के और उसको वल्केनाइज रबर में कन्वर्ट करने का। ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया एक फ्लो चार्ट में। अब बात आती है इस प्रोसेस की केमिस्ट्री की, कि ये प्रोसेस बेसिकली केमिकली ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं। दोस्तों, जो नेचुरल रबर है दैट इज होमोपॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ये आपके आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ये सब्सटेंस कहलाता है आइसोप्रीन। और जब इस आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन होता है तो दोस्तों आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से ये दोनों साइड्स आगे बॉन्डिंग के लिए फ्री हो जाती है। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज CH2 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा CH एंड CH2। ये दोनों बैलेंसीज दोनों साइड जुड़ने के लिए फ्री रहती है। ये आइसोप्रीन है, N मॉलिक्यूल्स, इनका पॉलीमराइजेशन हुआ, ये पॉलीमर बना दैट इज पॉलीआइसोप्रीन। इस पॉलीआइसोप्रीन में इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, C डबल बॉन्ड C। मैं यहां इस जगह को लेकर के चल रहा हूं, इससे जुड़ा हुआ है एक तरफ H और एक तरफ CH2। उधर वाले कार्बन पर एक H और एक CH2, इधर वाले कार्बन पर एक CH3 और एक CH2। आप देख सकते हैं सिस फॉर्म में दोनों CH2 सेम डायरेक्शन में है। तो इस आइसोप्रीन का जो ये सिस फॉर्म बनता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल रबर। और दोस्तों अगर इसकी ट्रांसफॉर्म की बात करें, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ, ये जो दो CH2 हैं इसके अंदर इनका प्रोजेक्शन अपोजिट हो जाए, एक CH2 ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। इस स्थिति में जो इसकी ट्रांसफॉर्म बनती है दैट इज कॉल्ड गट्टा पारचा। इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम गट्टा पारचा। आइसोप्रीन है, इस आइसोप्रीन का आप कोपॉलीमराइजेशन करवाइए तो कोपॉलीमराइजेशन से पॉलीआइसोप्रीन बनती है। इस पॉलीआइसोप्रीन में जो अरेंजमेंट है वो अगर सिस फॉर्म में है दैट इज कॉल्ड नेचुरल रबर, और अगर वो ट्रांस फॉर्म में अरेंज्ड है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, गट्टा पारचा। ये बात हुई इसकी केमिस्ट्री की कि जो नेचुरल रबर है दैट इज अ पॉलीमर ऑफ दिस सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड आइसोप्रीन। It undergoes homopolymerization to form polyisoprene and its cis form is called natural rubber while trans form is called गट्टा पारचा। ये नेचुरल रबर की केमिस्ट्री है। दोस्तों अब थोड़ी बहुत बातें और बची हैं जो रबर के बारे में हमें जाननी है। नेचुरल रबर इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स, तो हमें रबर को सिंथेसाइज करने की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ नेचुरल रबर के बाद फिर कुछ सिंथेटिक रबर हैं, मींस ऐसी रबर जिनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया है। थोड़ी सी बातें अब हम कर लेते हैं अबाउट वल्केनाइजेशन प्रोसेस। वल्केनाइजेशन के लिए जो आपकी पॉलीआइसोप्रीन चेन है
मीन्स नेचुरल रबर, उस पॉलीआइसोप्रीन चेन को सल्फर के कंपाउंड्स के साथ हीट किया जाता है। और सल्फर के कंपाउंड्स का मतलब आप इसके लिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर सकते हैं, H2S, S2Cl2 या आपके थायोईथर, इनमें से कुछ भी यूज करके सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के साथ आप इसको जब हीट करते हैं, इन दैट केस इन दो चेन्स के बीच में, जो पॉलीआइसोप्रीन चेन्स हैं उनके बीच में सल्फर क्रॉस लिंक्स का फॉर्मेशन कर देता है। और जब सल्फर में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है, और जब स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो इसको उन सभी जगह पर अपन यूज़ कर सकते हैं जहां हम क्रैप रबर को यूज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। दैट इज़ ऑल अबाउट नेचुरल रबर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंथेटिक रबर और उनके एप्लीकेशंस के बारे में। थैंक यू।